कैलेंडर के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कैलेंडर के इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कैलेंडर का इतिहास क्या है, कैलेंडर क्यों बनाए, कहाँ आवश्यकता पड़ी, क्या है कैलेंडर। तो कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है कैलेंडर में, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के। जो ये परिक्रमा करती है, इसका जो परिक्रमा का समय होता है वो समय, उसको अपन कुल मिलाकर एक कैलेंडर कहते हैं। या अपन ये कहें कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसमें जो समय लगता है वो लगभग कितना लगता है? 365 दिन, 1/4 मान लेते हैं, लगभग 365 दिन की बात है। तब इस कैलेंडर से ये देखा गया कि सूर्य की परिक्रमा के साथ में क्या संदर्भ बनता है कि जो ऋतु चक्र है, इन ऋतुओं का, अलग अलग सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको स्थापित करने के लिए हमने किसका सबसे पहले कैलेंडर का उपयोग किया था? प्राचीन काल की बात करें तो प्रश्न उठता है कि कैलेंडर में क्या जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से 365 से 1/4 दिन थे, या फिर इनको बनने में भी कोई प्रोसेस हुआ, कोई प्रक्रिया हुई? तो कैलेंडर की बात करें तो इतिहास में आपको सर ने पढ़ाएंगे कि शक संवत, विक्रम संवत, मालव संवत, कई प्रकार के संवतों के बारे में चर्चा करी होगी। इवन हम यहाँ अभी भी हिंदू संवत की बात करते हैं, जो अपन संवत की बात करते हैं उसमें कभी कहते हैं कि ज्येष्ठ माह 2 बार आ रहा है, 2 ज्येष्ठ है, 2 आषाढ़ है, सुना होगा आपने कभी। तो वो क्या है, और जिस कैलेंडर की अपन बात कर रहे हैं वो क्या है? तो जब भी कैलेंडर वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कैलेंडर को शुद्ध करने के लिए या निकटतम 1 वर्ष की दूरी स्थापित करने के लिए हिंदू कैलेंडर में कभी कभी मास 12 महीने की जगह 13 मास हो जाते हैं। कोई विशेष मास 2 बार आ जाता है, कहते हैं कि इस बार तो 2 ज्येष्ठ है, 2 आषाढ़ है, तो वो स्थिति। तो प्रश्न ये बनता है कि फिर इस कैलेंडर को शुद्ध कैसे किया गया और कैसे मान लें कि ये पूरी परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में हो रही है? तो इसके इतिहास में अपन चलें तो प्रारंभ में कैलेंडर में 304 दिन का एक वर्ष माना जाता था। 304 दिवस का एक वर्ष होता था और इसे 10 माह में बांटा गया था। कितने माह में बांटा गया था? 10 माह में। 10 माहों के नाम जो थे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये फूलों के नाम पर, ये ब्रिटिश या यूं कहें कि यूरोपियन साम्राज्य में वहां पर जो प्रकृति में फूल खिलते थे, इन फूलों के नाम पर ये नाम रखे गए। केवल जुलाई और अगस्त महीने के नाम को छोड़कर बाकी जो 10 महीने हैं इनका नामकरण फूलों के नाम पर हुआ था। और उस समय कैलेंडर जो अशुद्ध कैलेंडर था वो कितने दिवस का था? 304 दिवस का। इस कैलेंडर को शुद्ध करने का पहला प्रयास जो किया था वो 13वीं शताब्दी में जूलियस अगस्त नामक शासक थे रोमन साम्राज्य के। इन्होंने इस कैलेंडर को शुद्ध करने का पहला प्रयास किया था और यहाँ पर इन्होंने 304 दिनों की जगह पे इस कैलेंडर को शुद्ध करके 354 दिवस कर दिए थे और एक वर्ष में यहाँ पर 10 माह की जगह पे 12 माह कर दिया था। और इन्होंने जो 2 नए माह जोड़े, उन 2 नए माह का नाम जूलियस से जुलाई और अगस्त से अगस्त रखा। यानी जुलाई और अगस्त बाद में जुड़ने वाले 2 माह थे। इन दोनों महीनों के बाद भी कैलेंडर अशुद्ध था। इस कैलेंडर को शुद्ध करने के लिए 13वें पोप, यहां से आपका पहला प्रश्न बनता है, 13वें पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को शुद्ध किया और इसे पोप ग्रेगरी ने इसे शुद्ध किया और इसे 365 सही 2422 डेज का एक वर्ष माना। और यहीं पर इस कैलेंडर को, जिस कैलेंडर को अपन पढ़ते हैं पोप ग्रेगरी के नाम पर, इसे ग्रीगेरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रीगेरियन कैलेंडर कहा जाता है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि जो वर्तमान संवत है इसे किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीगेरियन से। इनको किन्होंने वैज्ञानिक रूप से शुद्ध किया, सरल किया, स्पष्ट किया? तो पोप ग्रेगरी ने। ये कौन से पोप थे? तो 13वें रोमन चर्च में 13वें पोप थे। और इन्होंने शुद्ध करके एक वर्ष को कितने दिनों में बांटा? तो 365 सही
2.24 डेज, यानी 24 का मतलब अपन कितना कहते हैं 1/4। क्या यहां तक की समझ में आ गई? अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इस स्थिति में भी कैलेंडर अपना शुद्ध नहीं हुआ, यानी यहां पर 25 होते तो कैलेंडर शुद्ध था। 25 या एक वर्ष में 24 होने का मतलब 0.02 दिन क्या होता जा रहा है, कम है, और उसे अपन जानबूझकर ज्यादा पढ़ रहे हैं। यानी वर्तमान में अपन कितना पढ़ते हैं कि 365 से ही 1/4 दिन को पढ़ते हैं, और इस 1/4 दिवस को अपन क्या करते हैं 4 सालों तक योग करके, और उसे अपन क्या बना देते हैं, लीप ईयर बना देते हैं, अधिवर्ष बना देते हैं। तो देखिए यहां पर 0.2422 का गणित समझना, यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है और बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इसको अपन समझते हैं कि यदि 24 को राउंड फिगर में 0.25 पढ़ते हैं तो 1/4 हो जाता है, जैसा कि मैंने यहां लिखा, और इन 1/4 को 4 वर्षों में जोड़ते तो पूरा 1 दिन बढ़ जाता है, अर्थात हर चौथा वर्ष अपना लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। और लीप वर्ष की विशेषता क्या होगी कि वह वर्ष जिसमें कुल दिनों की संख्या 366 होगी, और फरवरी माह में 28 दिनों की जगह पे कौन सा दिन होगा, 29 दिनों का होगा। यानी हर चौथे वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की। पहले इसी पर प्रश्न करते हैं, फिर इस पर आगे प्रश्न करेंगे। तो इस पर पहला प्रश्न क्या बनता है लीप वर्ष पर, तो लिखिए लीप वर्ष पर बनने वाला पहला प्रश्न लिखिए। पहले लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें फरवरी 4 वर्ष में एक बार बनती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां पर एक छोटी सी गलती अपने से होगी, जिस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं उस क्वेश्चन से। गलती क्या होगी, प्रश्न पूछा गया और पूछता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी, सीधा लीप वर्ष लिख लेते हैं, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी। ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 100, सी ऑप्शन 97, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, मैंने अभी क्या बताया, लीप वर्ष हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो यदि मैं बात करूं कि चौथा वर्ष, यानी ये चौथा वर्ष लीप वर्ष है, 1 2 3 4 में चौथा है, फिर वापस लीप वर्ष है, फिर आगे बात करें तो 5वां नहीं, 6वां नहीं, 7वां नहीं, 8वां लीप वर्ष है, फिर आगे बात करें 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इसमें 12वां लीप वर्ष हो जाएगा। तो हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आ रहा है ना, तो 400 सालों को ले लेंगे तो अपन इसमें क्या किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग, और 4 का भाग देंगे तो कितने लीप वर्ष होंगे, 100। समझ में आ रहा है, यानी लगातार हर 4 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष होता है, तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होनी कितनी चाहिए, 100, लेकिन होती कितनी है, 97। कितनी होती है, 97। ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि सर 97 हुआ कैसे, तो अपन समझते हैं इसको। ठीक है, 97 कैसे हुआ इसको यहां से समझते हैं। यहां पर इसमें से कुछ लिखना है आपको। यहां पर एक वर्ष जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो वैज्ञानिक दृष्टि से एक वर्ष होता है वो होता है 0.2422, यानी यहां पर पूरा 1/4 नहीं होता है, और इसे आप पढ़ते कितना है, 365 सही 2/25 पढ़ते हैं, या इसको 2/5 को अपन 1/4 भी लिख सकते हैं। यानी वास्तविकता से अपन क्या पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। हर वर्ष में अपन 0.02 दिन अपन ज्यादा पढ़ रहे हैं। इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 400 वर्षों में लगभग 3 दिवस, कितने दिवस, 3 दिन अपन अधिक पढ़ लेते हैं। कितने पढ़ लेते हैं, 3 दिन। तो प्रश्न ये उठता है कैलेंडर अभी भी अशुद्ध है,
इस कैलेंडर को शुद्ध करने के लिए यहां पर लगातार 400 वर्षों में से 3 दिन कम करने के लिए ऐसे 3 लीप वर्षों को देखा जाता है कि जो दिखने में लीप वर्ष होते हैं लेकिन उन्हें साधारण वर्ष की तरह माना जाता है, वो साधारण वर्ष होते हैं। यहां पर कैलेंडर शुद्ध करना है तो लगातार 400 वर्षों में कोई 3 ऐसे वर्ष जो दिखने में क्या होंगे लीप वर्ष, लेकिन उन्हें क्या माना जाएगा साधारण वर्ष। तो ऐसी दृष्टि में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी और उस संगोष्ठी में यह निर्धारित किया गया कि जो सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 1900 वर्ष, 2000वां वर्ष, 2100वां वर्ष, इसे अपन कौन सा वर्ष कहते हैं शताब्दीवां वर्ष। जैसे कोई डेट लिख रहा हूं मैं कि 30 मई 2000, तो ये इसमें वर्ष 2000 है और शताब्दी कौन सी है 2020, 20वीं शताब्दी का अंतिम 20वीं शताब्दी का दिन है और आगे वाली शताब्दी 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो लगातार 400 वर्षों में 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और 400वां वर्ष, ये चारों के चारों वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और 4 का भाग जाता है तो होना क्या चाहिए लीप वर्ष, लेकिन इनके पहले 3 वर्षों को लीप वर्ष नहीं मानकर कौन सा वर्ष माना जाता है साधारण वर्ष। इसलिए यहां पर लीप वर्ष के साथ साथ एक नई टर्म आती है, उसे कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी अधिवर्ष या सेंचुरी लीप ईयर। क्या टर्म आती है सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है? वह वर्ष जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो कौन सा वर्ष होता है सेंचुरी लीप ईयर। मैं लिखवा दूंगा यहां पर समझिए, जैसे 100वां वर्ष, 200वां, 300वां, ये तीनों के तीनों कौन से वर्ष होंगे साधारण वर्ष होंगे। कौन से वर्ष होंगे साधारण वर्ष। और 400वां वर्ष कौन सा होगा लीप वर्ष। ये तीनों क्यों साधारण वर्ष है? क्योंकि जो कैलेंडर में 3 दिन की अशुद्धि थी तो इन तीनों दिनों में फरवरी को 29 की जगह पे 28 दिन कर दिया और इनको साधारण वर्ष माना। अब यदि और आगे बढ़े तो 500वां वर्ष कौन सा होगा, 600वां वर्ष कौन सा होगा, 700वां वर्ष कौन सा होगा और 800वां। बिल्कुल। तो यहां पर लीप सेंचुरी ईयर और सेंचुरी ईयर की भी अपन बात कर लेते हैं। तो वह वर्ष जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है लीप वर्ष कहलाता है, लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। और जिनमें भाग पूरा नहीं जाता है वो साधारण वर्ष। लेकिन लीप सेंचुरी के अलावा किसी भी वर्ष का साधारण और लीप वर्ष में अंतर स्पष्ट करना है तो उसमें 4 का ही भाग देंगे, 400 का नहीं देंगे। जैसे मैंने लिखा 1800, यहां पर 44 लिखा, तो 1844 को लीप वर्ष या साधारण वर्ष तय करने के लिए किसका भाग देना है 4 का। यदि मैं यहां सेंचुरी की बात करता हूं 1800 लिखता हूं तो ये लीप और साधारण वर्ष तय करने के लिए किसका भाग देंगे 400 का। किसका भाग देंगे 400 का। यदि 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा और नहीं जा रहा है तो कौन सा होगा साधारण वर्ष। यदि इन साधारण वर्षों में, इन वर्षों में जो सेंचुरी ईयर नहीं है उनमें 4 का भाग पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष और बाकी कौन से होंगे साधारण। यहां तक समझ में आ गया? केवल 2 चीज बताइए, केवल क्वेश्चन क्या क्या वो समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन, वर्तमान कैलेंडर को किस नाम से जानते हैं? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्यों? क्योंकि पोप ग्रेगरी ने, 13वें पोप ग्रेगरी ने इसको शुद्ध किया था। शुद्ध करके इसमें साधारण वर्ष बनाया था 365 से 1/4 दिन का। इसकी अशुद्धता के लिए क्या कंसेप्ट बना शताब्दी लीप वर्ष। पहला प्रश्न आपका जो है इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो उत्तर कितना आएगा 97। तैयार हो गया? चलिए तो फिर आप लिख लीजिए शताब्दी लीप वर्ष की परिभाषा। वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है।
जैसे 1200, 1600, 2000, 2400, 1500। नोट हो गया? ये क्वेश्चन नोट कर लिया? इसके नीचे क्वेश्चन नोट कर लो, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। आंसर कितना आएगा? 97। कैसे आया? तो अपन ने समझा था कि कुल 400 वर्षों में देखते हैं 4 का भाग देते हैं तो 100 वर्ष आते हैं, और 100 वर्षों में से 3 वर्ष ऐसे हैं जो साधारण वर्ष होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलेंडर को शुद्ध करने में उनको साधारण वर्ष बनाया। तो 400 वर्षों में 100 में से इन 3 वर्षों को कम कर देते तो कितने होते हैं? 97। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। कोई नहीं, चलिए समझिए मेरी तरफ। पहली, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने बदल दी। इसका संदर्भ क्या होगा? वर्ष 2001 से 2024 तक का संदर्भ क्या होगा? कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? 400। कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? 400। तो पहले पिछले क्वेश्चन में मेरी टर्म थी कि कंटिन्यूअस 400 ईयर, पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस 400, और इसमें मेरी टर्म आ गई कि 2001 से 2400 तक, यानी बात कितने वर्षों की कर रहे हैं अपन? 400 वर्षों की। पहली चीज क्वेश्चन में समझने की कि कुल वर्षों की संख्या की बात करें तो वर्षों की संख्या 400। यहां पर कुछ भी आ सकता है, प्रश्न में आ सकता है लगातार 400 वर्ष, लगातार 1901 से 2300 तक, 1951 से 2350 तक, कुछ भी संख्या ऐसी आएगी, लेकिन उस संख्या का टोटल कितने ईयर की बात करेगा? वो 400। एक चीज। दूसरा, 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 29 तारीख हर महीना आती है, केवल फरवरी को साधारण वर्ष में छोड़ के। कुल 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी उसका कैलकुलेशन करना है। और मोटे तौर पे समझे तो इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन वो है। यहां पर 97 का कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से संदर्भ होगा, अभी समझते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए, पिछला क्वेश्चन मेरा था कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो उत्तर कितना था? 97। लीप वर्ष टर्म को चेंज कर लूं, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? 29 फरवरी का मतलब ही क्या हो गया? लीप वर्ष। भाई जब भी 29 फरवरी आ रही तो वो ईयर कौन सा हो जाएगा अपना? लीप ईयर हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आ रही है? 97 टाइम। भाई चाहे लीप ईयर की बात करेंगे तो 97, और 29 फरवरी आ रही तो अपना आप ही लीप ईयर बन गया, तो वो भी 97 टाइम हो गया। अब इस क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा विस्तार से कर लिया कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो फरवरी महीने की बात छोड़ दो, तो क्या 11 ही महीने में 29 तारीख आती है? हर महीने में आती, जनवरी से लगाकर जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सभी महीने में 29 तारीख आती है। तो एक वर्ष में फरवरी महीने की बात नहीं करें तो कुल 11 बार 29 तारीख आती है। कितनी बार आती है? फरवरी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? 11 इंटू 400, भाई 4400 बार आ जाएगी। यहां तक भी ठीक है। अब फरवरी महीने का भी पढ़ो, तो फरवरी महीने में 400 वर्षों में कितनी बार आती है? 97 बार। तो 97 इसमें और क्या कर लो? ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा? 4497। सिंपल क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। ये दोनों क्वेश्चन फिक्स है और इनके आंसर भी फिक्स है। क्वेश्चन में चाहे टर्म कैसे भी चेंज हो जाए, उत्तर यदि 29 तारीख 29 डेट की बात कर रहे हैं तो 4497 ही उत्तर होगा, और यदि केवल लीप वर्ष की बात कर रहे हैं या 29 फरवरी की बात कर रहे हैं तो उत्तर 97 फिक्स होगा। आप इसको आराम से बिना सोचे समझे टिक कर सकते हो। यहां तक की बात करी थी। साथ में एक और नई चीज और बता देता हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका कैलेंडर अभी भी शुद्ध नहीं है। इतना करने के बाद भी अपना कैलेंडर पॉइंट
0002 के डिफरेंस में अभी भी अशुद्ध चल रहा है। इसको शुद्ध करने के लिए जो 3323वां वर्ष होगा, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2019 चल रहा है। 2019 से आप बढ़ते जाओगे तो जो पीडी आएगी 3323वां आएगा, तब अपने को एक दिन और क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पूछेगा नहीं कभी ऐसा क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अभी भी अपना कैलेंडर वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इसको शुद्ध करने के लिए 3323वां वर्ष में से एक दिन अपने को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक जाते जाते ये डिफरेंस बढ़ते बढ़ते पूरे कितने दिन का हो जाएगा? एक दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे टर्म याद रखना कि 3323 में एक दिन घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये बात की बात है, आने वाली पीढ़ी क्या सोचे इसके ऊपर वो निर्भर करेगा। चलिए, अब तक बात करी थी अपन ने लीप वर्ष की और साधारण वर्ष की। अब कैलेंडर के मूल प्रश्नों पर आते हैं। कैलेंडर के मूल प्रश्न क्या है? चलिए अगला देखते हैं। तो अब तक की जो बात करी थी अपन ने, बात करी थी साधारण वर्ष की, बात करी थी और लीप वर्ष की बात करी थी। लीप वर्ष के साथ में एक और नई चीज देखी थी, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष। अब जो प्रश्न आते हैं कैलेंडर की, उनकी बात करते हैं। तो कैलेंडर के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न सप्ताह के 7 दिनों से निर्धारित होते हैं। कैलेंडर में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको वार पूछेगा कि फला डेट को कौन सा वार था, किसी भी टाइप में, चाहे वो माह वाले प्रश्न हो, चाहे वो डेट वाले प्रश्न हो, चाहे वो ईयर वाले प्रश्न हो, चाहे वो जन्मदिन वाले प्रश्न हो, लगभग सभी क्वेश्चनों में किसी न किसी वार से निर्धारित करते हैं। तो बात करते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चनों को अपने को कैसे समझना है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिनों की बात करें तो जब ये पोप ग्रेगरी ने ये कैलेंडर शुद्ध किया था, तब पोप ग्रेगरी ने नए कैलेंडर का आगाज, नए कैलेंडर का आरंभ 1 जनवरी 0001 से किया था। ये जो दिन था अगस्त क्राइसिस, उनके कोई क्राइसिस थे, उनके जन्मदिन पे था। और इस दिन जो था वो वार था, कौन सा वार था? सोमवार। तो कई बार त्रुटियां बताते हैं कि सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। जब कैलेंडर का आगाज ही सोमवार से हो रहा है तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा? सोमवार। ठीक है, तो सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होगा? सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि पड़ते, तो अंतिम दिन क्या हो जाता है? रविवार हो जाता है। कौन सा वार हो जाता है? रविवार। और ये पूरा जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। ठीक है, तो यहां पर 7 दिनों से संदर्भ में नई चीज स्पष्ट होती है कि सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, और सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है। यदि मैं कैलेंडर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, आप जब भी कैलेंडर को कभी भी घर पे लगा हुआ देखेंगे तो आप कैलेंडर को इस रूप में देखेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे ऐसे डेट आती है ना। और यहाँ पर आपका लिखा होता है कि यहाँ सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है। मतलब क्या है कि यदि सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि है, तो 8वां दिन वापस क्या हो जाएगा? सोमवार। यानी हर 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाता है, वही वार वापस आ जाता है। ठीक है, तो पूरे कैलेंडर के जितने भी दिन होंगे वो दिन भी यदि 7-7 के अंतराल से पढ़ लिए जाएं तो 8वां दिन होगा, 8वां दिन होगा, 15वां दिन होगा, 22वां दिन होगा, 29वां दिन होगा, वो समान वार वाला होगा, सेम वार होगा। तो यहां पर 7 दिनों के इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल करने के लिए एक नई टर्म, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे विषम दिन या ओड डे, ये लेते हैं। ओड डे क्या होता है? तो ओड डे होगा कि कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल जो आता है, क्या आता है? रिमाइंडर जो आता है। जैसे एक वर्ष में 365 दिवस होते हैं, 365 दिन होते हैं,
और यदि इसमें अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 बार डिवाइड होता है और शेषफल जो आता है वो शेषफल 1 आता है। कितना आता है शेषफल? 1। 7 को 7 इसमें भाग देंगे तो 35, 1 बचा 15 हो गए, 7 दूना 14 और कितना बच गया? 1। तो विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। और सप्ताह की संख्या कितनी है? 52। तो एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। यहां पर यदि लीप वर्ष की बात की जाए तो एक लीप वर्ष में सप्ताह की संख्या कितनी हो जाएगी? 366 कुल दिन होते हैं। 7 से भाग देंगे तो 366 में 52 तो क्या आ जाएगा? सप्ताह आ जाएगा। और विषम दिन कितना आ जाएंगे? 2 दिन। क्या यहां तक समझ में आ गया? एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी? 1। और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसके अलावा कोई भी संख्या ले ले, जैसे कुल 144 दिन आए कैलकुलेशन में, आगे जो प्रश्नों पर अपन हल करेंगे तो 144 में अपन 7 से इसको विभाजित करते हैं तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी? केवल विषम दिनों की बात करें तो 7 का भाग देंगे 14 में 2 बार, 0 उतार लिया, यानी 20 सप्ताह हो गए और बचा कितना? 4। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 7 का भाग 144 में 7 दूना 14 उतारा 0 और यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो विषम संख्या में शेषफल कितना जाएगा? 4। ये शायद कईयों को समझ में नहीं आया कि 0 0 क्या वाला है। हाँ, शाबाश, भाग टूट की सूप जो बोलते हैं ना, वो होता है क्या है वो कभी और बताएंगे। तो विषम दिनों की संख्या समझ में आ गई। एक चीज बताइए, यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 154 दिनों में कितनी रहेगी? 0। यदि बराबर फुल टाइम बराबर डिवाइड हो रहा है तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? वहां पर 0। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट विषम दिन की आपको समझ में आ गया, विषम दिन कैसे निकालना है। अभी विषम दिन क्वेश्चन को कैसे प्रभावित करता है वो समझते हैं। यदि विषम दिन 0 है, कितना है? 0, तो वो कैलेंडर में क्या हो जाएगा? उस कैलेंडर का प्रथम दिन जैसे सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? रविवार हो जाएगा। विषम दिन 1 आ गया तो वो पहला दिन सोमवार था तो अगला दिन भी वापस कितना हो जाएगा? सोमवार। कैसे? अभी समझा था कि 1 2 3 4 ऐसे अपन ने डेट पढ़ी थी। तो यदि किसी में विषम दिनों की संख्या 1 है तो यहां पर सोमवार था और मान लो विषम दिनों की संख्या 2 हो गई तो 2 होने का मतलब सोमवार से अपन आगे पढ़ेंगे, यानी समान एक विषम दिन रहता है तो वहां पर वो क्या हो जाता है? विषम दिन 8वां दिन हो जाता है। कौन सा दिन हो जाता है? 8वां दिन। ठीक है, तो एक विषम दिन होने पर आपको प्लस करना है, जितने विषम दिन होते हैं उतना आगे बढ़ना है तो प्लस करना है, पीछे आना है तो माइनस करना है। कैसे? क्वेश्चन से समझते हैं। लिखिए, वर्ष से संबंधित प्रश्न, पहली टाइप या वर्ष पर आधारित प्रश्न। वर्ष पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं कि 365 दिवस की बात करी थी तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आई थी? 1 दिन। और यदि यहां पर 8 की बात करें तो 8 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई? समान कंसेप्ट है दोनों का। यदि यहां पर 1 तारीख को यहां पर बुधवार है, कौन सा वार है? बुधवार है, तो एक विषम दिन था तो 8 तारीख को कौन सा वार है? 15 तारीख को, 22 तारीख को। यदि एक विषम दिन बचता है, विषम दिन कितना? 1 रहता है, तो वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विषम दिन यदि 2 बच जाते हैं, कितना बच जाता है? 2 शेष रह जाता है। जैसे 366 में अपन ने विषम दिनों की संख्या निकाली थी तो विषम दिन कितना आए थे? 2 दिवस। तो 2 का मतलब 1 में वार सेम है तो 2 में 1 वार अगला हो जाएगा, यानी 9 तारीख है तो 9 तारीख में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2। 9 तारीख का मतलब वार कौन सा रहा? ये बुधवार है तो ये कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार, बृहस्पतिवार। समझ में आ गया आपको? एक विषम दिन रहता है तो वार में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। 2 होता है तो अपन वार में 1 प्लस कर देते हैं। 3 विषम दिन है तो कितने प्लस करेंगे? 2। 4 विषम दिन है तो ऐसे अपन प्लस करते जाएंगे। प्लस कब करेंगे? जब अपने को किसी वर्ष से अगले वर्ष की बात कर रहे हैं। जैसे आज से आने वाले कल की बात करता हूं तो प्लस करेंगे, आज से बीते कल की बात करता हूं तो माइनस करेंगे।
जीरो होने पर क्या करेंगे, जीरो आ गया विषम दिन, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 7 आया है, जीरो का मतलब 7 आया है, तो इसका एक क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए यहां समझिए, यहां पर दिनों की संख्या 7 ही है, तो विषम दिन कितना आया, जीरो, और जीरो विषम दिन का मतलब 7वां दिन कौन सा है आपका, इस कैलकुलेशन से जो भी आएगा कौन सा आएगा, मंगलवार। कौन सा जाएगा, तो ऐसे नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ लो, बुधवार से पहला दिन कौन सा था, मंगलवार। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या आता है वर्ष पर, साधारण से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 5 अप्रैल 1971 को 5 अप्रैल 1971 को बुधवार हो, कौन सा वार हो, बुधवार हो, तो 5 अप्रैल 1900 यहां पर एक बार 70 कर लो, 70, और 5 अप्रैल 1971 को कौन सा वार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा वार होगा। ए ऑप्शन बुधवार, बी ऑप्शन बृहस्पतिवार, सी ऑप्शन मंगलवार, डी ऑप्शन सोमवार। तीन 365 दिनों की बात थी, वहां तक आपको समझ में आ रहा था कि 365 में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 365 विषम दिनों की संख्या कितनी थी, एक, ये समझ में आ रहा है। और एक विषम दिन रहता है तो वार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहां भी समझ में आ रहा है। यदि इसको मैं शब्दों में लिखूं 365 को, तो 365 का मतलब हो गया कि पहला दिन जो होगा वो होगा 1 जनवरी। मान लिया 1 जनवरी, मैंने यहां पे 1970 लिख लिया, तो 1 जनवरी 1970 होगा। तो 365वां दिन कौन सा होगा अपना, 31 दिसंबर 1970 होगा। क्या मेरी बात समझ में आया, 365वां दिन उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। ठीक है, अब यदि 1 जनवरी और 31 दिसंबर में दिनों का डिफरेंस कितना है, 365 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओड डे कितना है, विषम दिन कितना है, 1। तो यदि 1 जनवरी को मैं सोमवार कहता हूं, तो अंतिम दिन कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, एक दिन का डिफरेंस आया, 365 दिनों में कितना दिन का डिफरेंस है, 1, और जब एक विषम दिन का डिफरेंस आता तो वार में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात 365 में 1 जनवरी को जो वार है वही वार वर्ष का अंतिम होगा। किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। अब ये सोचिए कि 31 दिसंबर 1970 को यदि सोमवार है, 31 दिसंबर तो अगला दिन 1 जनवरी 1971 को अगला दिन आ जाएगा। यह भी समझ में आ गया। इन प्रश्नों में सीधा सीधा यह कंसेप्ट लगेगा कि एक वर्ष के जस्ट अगला दिन है, तो अपने को यदि वर्ष बढ़ रहा है इधर से 1970 से 1971 आ रहा है, तो एक दिन को क्या कर लेंगे, प्लस, और वर्ष यदि रिवर्स हो रहा है 1970 से 1969 हो रहा है, 69 हो रहा है, तो वहां पर एक क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां पर कौन सा वार था, बुधवार था, इसमें कितना प्लस करेंगे, 1, और क्या आंसर आ जाएगा, गुरुवार। जब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जिसको नहीं आया है पहले इस कंसेप्ट को समझना। इस कंसेप्ट में केवल 2 बात मैं बोल रहा हूं। एक, पहला, जब भी विषम दिनों की संख्या 1 होगी, विषम दिन 1 बचेगा, तो वार में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, किसी भी वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन का वार क्या होगा, समान वार होगा। क्या दोनों बात समझ में आ गई, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को ये छोड़ दीजिए, आंसर अपना हो जाएगा गुरुवार। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मौखिक दे दो। 1 जनवरी 1971 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1969 एक साल पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो एक दिन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बुधवार से एक दिन कम करेंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, मंगलवार। यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक है।
नोट कर लीजिए। अच्छा 71 है क्या यहाँ पे, तो 2 माइनस कर दो, 2 पीछे आ रहे हैं ना अपन, 71 से 70 और 69 2 पीछे कर रहे हैं, तो 2 माइनस हो जाएगा, मंगलवार की जगह पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। सोच रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। 2 माइनस हो गया तो 2 दिन क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। चलिए यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पार्टी चाहिए दबे मुंह से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 1 अप्रैल 1971 को सोमवार हो तो 1 अप्रैल 1972 को कौन सा वार होगा। ए ऑप्शन सोमवार। अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से अपना आंसर क्या होना चाहिए, यदि सोमवार है तो क्या होना चाहिए, मंगलवार। लेकिन अब तक की जितने क्वेश्चनों की चर्चा करी थी तब सभी वर्ष साधारण वर्ष थे, यानी साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, तो विषम दिन कितना आता है, 1। लेकिन यदि किसी प्रश्न में जब भी कैलकुलेशन अपन करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो उसमें 29 फरवरी काउंट हो रही है और आगे बढ़ना है, प्लस करना है तो पूरे 2 दिन प्लस करेंगे, और बैक होना है तब भी 2 दिन माइनस करेंगे। शर्त क्या रहेगी, लीप वर्ष की शर्त नहीं रहेगी। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि वो लीप वर्ष लिखा हुआ है या नहीं, यदि 29 फरवरी कैलकुलेशन में आ रही है। देखिए कैसे, यहां पर 1 अप्रैल के बाद मैं 71 से 72 की तरफ बढ़ूंगा, तो 1 अप्रैल के बाद पढ़ूंगा 1 मई, 1 मई के बाद 1 जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे पढ़ता जाऊंगा, और 1 दिसंबर पढ़ूंगा, 1 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 1972 पढ़ूंगा आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद पढ़ूंगा 1 फरवरी 1972, 1 मार्च 1972। अब बताइए यहां पर 72 72 कौन सा वर्ष आ रहा है, ये लीप वर्ष। और इस महीने की पूरी फरवरी को कैलकुलेट किया, यानी 29 फरवरी को कैलकुलेशन में लिया अपन ने, तो यहां पर कितने दिनों का डिफरेंस क्रिएट हो गया, 2 दिनों का। और आगे बढ़ेंगे तो +2 और पीछे आएंगे तो -2। 71 से 72 की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, तो यहां पर कितने दिन प्लस हो जाएंगे, 2 दिन। कितने दिन प्लस हो जाएंगे, 2। तो उत्तर सोमवार में 2 दिन जोड़ते थे, क्या आंसर आ जाता अपना, बुधवार। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। यहां पर भी 1971 है, इस क्वेश्चन में भी 1971 है, यहां पर 72 है लीप वर्ष का, और यहां पर भी 72 है। लेकिन पिछले वर्ष की कैलकुलेशन में फरवरी आया था, 29 फरवरी को कैलकुलेट किया तो 2 दिन अपन ने क्या किए थे, प्लस किए थे। क्या इस प्रश्न की कैलकुलेशन में फरवरी आ रहा है, यदि आएगा तो 2 दिन प्लस करेंगे, और नहीं आएगा तो केवल 1 ही दिन प्लस करेंगे। अब देखिए जनवरी महीने 1971 के जनवरी महीने से स्टार्ट करते तो पूरा जनवरी महीना आता है, पूरा फरवरी महीना आता है। फरवरी किसका आता है, 1971 का आता है। और लास्ट कहां आता है, 1 जनवरी 1972 तक ही पढ़ते हैं अपन। तो यहां पर कितने दिन, 1 दिन की बात करते हैं, 1 ही दिन यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि 1972 की फरवरी की बात नहीं हुई, फरवरी कैलकुलेशन में नहीं आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सोमवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, कितना माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, कि लीप वर्ष में मार्च के बाद अपन 1972 से 71 की तरफ आ रहे हैं, तो रिवर्स में पढ़ेंगे, मार्च से फरवरी, जनवरी, दिसंबर, इस प्रकार से। तो फरवरी किसका पढ़ा अपन ने, 1972 का लीप वर्ष का, और पूरे फरवरी की कैलकुलेशन करी थी, यानी 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में था, इसलिए यहां पर 2 माइनस कर देंगे, तो यहां पर उत्तर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 100। यहां पर बात कर रहे हैं 28 फरवरी 1971 की, ठीक है, और
72 73 नहीं, क्वेश्चन में 72 कीजिए, 1972 की 28 फरवरी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 29 फरवरी कैलकुलेशन में आई क्या? नहीं आई, केवल 28 को ही अपना दिवस समाप्त हो गया, तब भी प्लस कितना होगा? 1 ही होगा। यदि यहां पर मार्च आ जाता, 1 मार्च से चालू करके 1 मार्च तक होता, तो कितना प्लस करते अपन? 2 प्लस करते, तो 1 प्लस करेंगे गुरुवार। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई त्रुटि नहीं होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझिए, यहां पर बातें नहीं आपस में। 1 मार्च 1985 को सोमवार हो तो 1 मार्च 1992 को कौन सा वार होगा? यहां पर ईयर का एक पीरियड ले लिया, 1 वर्ष नहीं, कुछ वर्षों की बात करी इस क्वेश्चन में। तरीका उसी तरीके से करेंगे अपन। तो देखिए 1 मार्च 1985 को वार कौन सा है? सोमवार। इससे अपन 1 मार्च 1986 का कैलकुलेट करते हैं, तो कितना प्लस करेंगे? 1 दिन प्लस करेंगे। 1 दिन इसमें प्लस किया अपन ने, तो यहां हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार से आगे बढ़ते हैं, 1 मार्च 1987 कितना प्लस करेंगे? 1, यानी मंगल के बाद यहां पर कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार। इससे आगे बढ़ते हैं, बुधवार से 1 मार्च 1988 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या फरवरी पढ़ ली? हाँ, कैलकुलेशन में आ गई, तो कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा। यहां पर 2 प्लस करेंगे तो गुरु, और यहां पर कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार से आगे बढ़ते हैं, 1 मार्च 1989 की बात करें तो वापस वही साधारण वर्ष, तो 1 दिन बढ़ जाएगा, कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार। 1 मार्च 1990 की बात करें तो भी कितना प्लस आएगा? 1 दिन, शनिवार के बाद कौन सा वार आ जाएगा? रविवार। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्च 1991 में, तो यहां पर भी कितना प्लस हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, और कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। क्वेश्चन को एक बार 71 तक ही 91 तक ही देख लेते हैं, सोमवार तक ही देख लेते हैं, आगे 92 का भी समझाऊंगा मैं। तो यहां पर इस प्रश्न में यदि ये प्रश्न होता कि 1 मार्च 1985 को सोमवार था, तो 1 मार्च 1991 को कौन सा वर्ष होगा? तो अपना उत्तर क्या आ गया? 1 मार्च 1991 को कौन सा वर्ष आ गया? सोमवार। क्या ये समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछता है। प्रश्न इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछता है। वो ये पूछता है कि किस वर्ष का कैलेंडर 1985 के कैलेंडर के समान होगा। समान कैलेंडर का मतलब यह है कि यदि 1 मार्च को यहां सोमवार है, इसके 1 मार्च को भी सोमवार है, और दोनों साधारण या दोनों लीप वर्ष हैं, तो उनका कैलेंडर भी क्या हो जाता है? समान हो जाता है। देखिए 2 दृष्टिकोण बता रहा हूं यहां पर। पहला, जब इस तारीख को किसी साधारण वर्ष में कोई वार है और किसी और वर्ष के साधारण वर्ष में उसी तारीख को वही वार है, तो वो कैलेंडर एक तरह से क्या माना जाएगा? रिपीट माना जाएगा। रिपीट का मतलब इस 1985 के 12 जून को यदि बुधवार है, तो 1991 के 12 जून को भी कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। 30 मार्च को यहां पर यदि शनिवार है, तो यहां पर भी क्या होगा? शनिवार। लेकिन ये दोनों कैलेंडर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान। अर्थात दोनों वर्ष क्या होने चाहिए? साधारण, या दोनों वर्ष क्या होने चाहिए? लीप वर्ष होने चाहिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनाएगा कि
1985 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ऑप्शन दे देगा 1990, 1991, 1992, 1993। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे समान कैलेंडर आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें? सोमवार। यहां तक समझ में आया? इसका उत्तर कैसे निकाला वो समझें, इतना नहीं लिखना है, केवल क्या कैलकुलेट करना है, एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में कितना दिन और डे है? एक साधारण वर्ष से अगले साधारण में और डे कितना है? एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में लीप वर्ष में और डे कितना हो गया? 2। तो अपन केवल साधारण और लीप वर्ष के ओड दिन का काउंट करेंगे। किनका? ओड डे का। कितना ओड डे का काउंटिंग हुआ? 1 2 2 4 5 6 और 7। कितना काउंट हुआ? 7 काउंट होते अपना वर्ष कौन सा आ गया? रिपीट हो गया। ओड डे कितना है? 7 ओड डे आगे। मार्च से अपन आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 6 और मार्च 90 से 91 का अपन पढ़ेंगे 1, तो अपना वार क्या जाएगा? सोमवार। तो इन ओड डे से कैसे क्वेश्चन निकालना है, क्या है उसको समझते हैं।